हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। एक बात तो फिक्स है कि आप लोग सुस्त होते जा रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों की रिस्पांस इतना अच्छा था कि मुझे लगा कि चलो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से आपकी काफ़ी बेनिफिट होगी। और काफ़ी लोग जोश में भी थे, काफ़ी अच्छे व्यू गए, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आपकी आई। लेकिन जैसे जैसे मैंने वीडियो का नंबरिंग बढ़ाते गया, यानी हमारा ये जो 8 सीरीज़ तक मैंने डाला, अब पीछे की वीडियो को देखते चलिए कि लग रहा है कि यार लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं जा रहा है, नहीं देख रहे यार। ऐसा बिल्कुल ना करें। मैंने आपके लिए ही ये सीरीज़ स्टार्ट किया है ताकि आपको लूसेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कराऊँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर पाओ। ठीक है, अगर आप रिस्पांस अच्छा नहीं देंगे तो फिर मुझे वीडियो बनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को देख नहीं रहे हो। अब पहला जो मैंने वीडियो डाला उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स रहे आपके, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने देखा और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो। लेकिन जैसे जैसे मैंने वीडियो को नंबरिंग आगे बढ़ाया, 2, 3, 4, 5 इस तरह से पार्ट आगे बढ़ा, आप लोगों की जो रिस्पॉन्स थी वो घटती चली गई। अब खुद जाकर के चेक कर सकते हो कि आप लोगों ने कैसा क्या दिखा। खैर कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस फिर से लेकर आए हूँ और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने इस बुक को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रखी है तो आप यहाँ पे हमारे साथ रेगुलर रिवाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ वो बिल्कुल एग्जाम्स के ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख करके ही मैं सारे क्वेश्चंस को अरेंज करता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में आपकी स्कोरिंग क्या रहती है। आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाता है काला शोक। ध्यान रखेंगे, काला शोक। काला शोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। उस समय की ये कौन थे? उस समय ये शासक थे। अगर क्वेश्चंस में पूछ ले कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है थी किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो सबा कामी की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पे ध्यान देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि काकवर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? काला शोक को जाना जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो का कट ऑफ क्या होना चाहिए, कितना आपको स्कोर करना है। जनरल कैटेगरीज के लिए 46 मार्क्स, बीसी के लिए 44, उसी तरह से बाकी कैटेगरीज भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? और वो प्रांत था संयुक्त प्रांत। देखिए, संयुक्त प्रांत का मतलब ये है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो भी भूमि है संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आते थे। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने का कारण ये था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग संविधान चाहता था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और आपको बताना है यहाँ पे कुट का सही प्रयोग करके सही आंसर क्या होगा। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। और यहाँ पे जो भी दिया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से सिंगल करके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए मैच करते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया अमेरिकी अधिकार पत्र, यानी फर्स्ट का 4 के साथ मैच होना चाहिए। तो फर्स्ट का 4 के साथ काफ़ी सारे जो कि सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया, यानी कि आयरिश संविधान से लिया गया। ठीक है, तो बी का 3rd के साथ मिल रहा है। चलिए बी का 3rd के साथ यहाँ पर भी आगे की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात करें तो ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया, यानी सी का 1st। ऑप्शंस देख सकते हैं, बी हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। उसी तरह से केंद्र राज्य संबंध की बात करें तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। डी का 2 के साथ बिल्कुल सही है। ऑप्शंस बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, झेलम। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए जल्दी से नीचे कमेंट करके ये बताइए कि झेलम को प्राचीन किस नाम से जाना जाता था, यानी कि प्राचीन काल में झेलम को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से नीचे कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? कल की वीडियो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बताया भी था।
तो 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था बीजापुर के सुल्तान से। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक के रूप में हम लोग गोपाल को जानते हैं। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आप इनको भी पढ़ करके समझ सकते हैं। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। ठीक है, 7वीं शताब्दी में की थी। अरब के लेखकों ने इसकी चर्चा जो कि अदबंध के नाम से की है, यानी उदंतपुरी विश्वविद्यालय के जो नाम रखा गया था, अरब के लेखकों के द्वारा इसकी जो चर्चा की गई है वो अदबंध के नाम से की गई है। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है कि मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। ध्यान रखिएगा, पूछ ले किस नदी के किनारे, तो पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान जो कि पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है, जिसके निर्माणकर्ता कौन थे। तो ध्यान रखेंगे भीमदेव प्रथम, जो कि सोलंकी वंश के राजा थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। स्थापित करने की जो पहली अनुमति मिली थी, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली थी, वो जहांगीर से मिली थी। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा पेरिस की संधि के तहत। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना होगा कि देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध को 7 वर्षीय युद्ध की कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1756 से 1763 होगा। ठीक है, 1756 से 1763 में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली द्वारा मद्रास पर आक्रमण के साथ हुई। लाली को ब्रिटिश सेनापति सर आयर कुट द्वारा हरा दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। पेशवा जो है वो किसे कहा जाता था, तो पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन पे आपसे पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग नीचे कमेंट करके बताते हैं। नीचे आप कमेंट कीजिए ये क्वेश्चंस कि जो इनका अष्टप्रधान था उसमें सुमंत किसे कहा जाता था। सुमंत, जैसे यहाँ पे पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, तो सुमंत का मतलब सुमंत जो है वो किनका विभाग होता था, नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेता है। किस रूप में शपथ लेता है, तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष बताइए। आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष, तो मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था प्रोटेम स्पीकर के बारे में कि राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं प्रोटेम स्पीकर को। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अल्पकालीन जो अध्यक्ष होता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर कह सकते हैं। तो मैंने आपको कल की वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था कि प्रोटेम स्पीकर की चुनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, किस तरह से राष्ट्रपति चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, तो 1971। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और ये भारत के बीचों बीच से लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरता है, जो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। इसको हम थोड़ा सा फिगर से समझते हैं। मान के चले कि हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो हमारा 0 डिग्री इक्वेटर होता है। तो ये इक्वेटर का मतलब क्या है कि इस तरह से ही खींचा गया ना, तो 0 डिग्री इक्वेटर है। अगर मैं इसको ध्रुव की तरफ बढ़ता हूँ, यानी कि नॉर्थ या फिर साउथ पोल की तरफ अगर मैं बढ़ूंगा, तो ये कुछ इस तरह से, यानी देखिएगा अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये अक्षांश जो वृत्त इस तरह से जो खींचा जाएगा वो थोड़ा सा कम होगा इसके अपेक्षा। इस तरह से ऊपर के अगर ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो व्यास होगा वो क्या होगा,
घटता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। आई होप की बात आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो विभाजन किया गया था स्वेस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी को टिक करेंगे ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर इसका बताइए कि सही क्रम क्या होता है। 3 पॉइंट्स दिए गए, सीमा, सियाल, निफे। तो आपको पता होगा कि अगर हम धरातल से केंद्र की तरफ बढ़े तो केंद्र में हमारा निफे होता है और सबसे ऊपर सियाल। सियाल, सीमा, निफे, यानी हम कह सकते हैं 2 1 3, सियाल, सीमा, निफे। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये बनता है कि चौथ क्या था? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चौथ क्या है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कि पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी महाराज द्वारा लगाया गया भूमि कर था। ठीक है, एक प्रकार का कर ही था जो कि पड़ोसी राज्यों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट वन ये बनता है कि ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होता है? ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में जो कि भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ठोस में सबसे अधिक होता है। ठीक है, गैस में सबसे कम होता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और ध्वनि जो होता है वो निर्वात में गमन नहीं करता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें अपने ग्रुप्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। रोमर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को ज्ञात किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही रहती है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू हुआ, जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी बताइए? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी और इन्हीं के सम्मान में जो कि नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे कि नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 1901 में, स्वीडन की सरकार के द्वारा दी जाती है और जब स्टार्ट हुआ था ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन एक बाद में इसमें जुड़ा था अर्थशास्त्र। अब आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है, देखिए मैं आपको बता दूं, चलो आगे दूसरा क्वेश्चन पूछ लूँगा। जो अर्थशास्त्र जुड़ा था ये 1969 में जुड़ा था। 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया था, लेकिन जो छठा क्षेत्र जुड़ा वो था इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन मेरा ये है, जो 5 पुरस्कार होते हैं 5 क्षेत्रों में वो स्वीडन की सरकार देती है। एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है, ठीक है, पीस के क्षेत्र में, ये किस देश की सरकार के द्वारा दी जाती है? नीचे कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी जाता है। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि 100 साल के युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? 100 साल के युद्ध में कौन से 2 देश शामिल थे? तो इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, इंग्लैंड और फ्रांस। वाटरलू में स्थित है। जो वाटरलू है आपको पता है कि नेपोलियन के साथ ये संबंधित है। 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। तो वाटरलू कहाँ पर स्थित है? तो ये बेल्जियम में पड़ता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है वो क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज हम का प्रयोग करते हैं जो कि तरंग की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की मात्रक होती है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कि तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तड़ित चालक क्या होता है? आपने देखा होगा कि जनरली जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे, उसमें ऊपर एक छोटा सा नुकीले उसमें कुछ बनाया जाता है, तो उसी को कहा जाता है तड़ित चालक। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें अधिकतर जो मात्रा में प्रयोग किया था वो कॉपर का इस्तेमाल किया था। ठीक है ना, तो तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है कि जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? जड़ के किस भाग में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि मूल शीर्ष के ठीक पीछे के जो भाग होते हैं उस जड़ में काफ़ी वृद्धि होती है, सर्वाधिक वृद्धि होती है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो इस मोटी जड़ों को हम लोग स्तंभ मूल कहते हैं। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, स्तंभ मूल। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न जोड़ों में कौन सा गलत है? तो बताइए कि कौन सा यहाँ पे जोड़ा जो कि गलत दिया गया। तो अगर आपने हमारी कल की वीडियो को देखा होगा तो आपको उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जड़ वाले यानी कि जड़ के हम कौन कौन से भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाजर हो गया और मूली हो गया, शलजम हो गया, ये सभी जड़ के अंतर्गत आते हैं। लेकिन प्याज जो होता है, प्याज हो गया, आलू हो गया, केसर, ये सभी तना के रूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि ये गलत है। बाकी ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं, आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि श्वसन मूल पाई जाती है। श्वसन मूल जो पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर होगा राइजोफेरा में। ठीक है, राइजोफोरा, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट वन ये बनता है कि कपास संबंधित है। बताइए कि किस कुल के अंतर्गत आता है? कपास किस कुल के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। मैंने ऑलरेडी इस ट्रिक के बारे में यानी कि पौधों के कुल से संबंधित वीडियो भी बना रखा, साथ ही साथ अपने जो कि वेबसाइट पे काफ़ी अच्छे तरीके से लिख भी रखा है। अगर आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो देखिए मालवेसी कुल के महत्वपूर्ण पौधे कौन कौन से हैं, इसको हम ट्रिक के कैसे याद करेंगे। कपास, भिंडी और गुड़हल, ये तीन इसमें जो कि मेनली आता है, अक्सर पेपर में आपको यही पूछा जाता है। ठीक है, तो कपास, भिंडी और गुड़हल कैसे याद रखेंगे? तो देखिए माँ के पास भिंडी और गुड़ है। ट्रिक हो गया कि माँ के पास भिंडी और गुड़ है, तो माँ का मतलब मालवेसी हो गया, के पास, माँ के पास यानी कि कपास, भिंडी तो भिंडी सिंपल सी भाषा में, गुड़ का मतलब गुड़हल। तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है कि ये होता है मालवेसी कुल के अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक तो एक बनता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बनता है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? समस्थानिक क्या चीज़ें होती है मैंने आपको कल की वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा कि मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि कल की वीडियो, क्योंकि कल की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। ठीक है, और वो कौन कौन सी होती है हम आगे बात कर लेंगे। तो फिलहाल सही आंसर होगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है हमारा प्रोटियम। ठीक है, प्रोटियम होता है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। यही 3 होते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। और इसमें हमारा जो रेडियो सक्रिय होता है वो होता है ट्राइटियम। ठीक है, जिसको 1s3 कहते हैं, ये होता है हमारा ट्राइटियम। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें रेडियो सक्रिय समस्थानिक होता है ट्राइटियम। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ताप और दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होते हैं कौन? तो मुद्रास्फीति का सिंपल सी भाषा में समझे तो महंगाई। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, रेडी। चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा मैंने नोट किया है, मुद्रास्फीति या फिर महंगाई किसी अर्थव्यवस्था के समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है। और इसमें सबसे अधिक जो लाभान्वित होते हैं वो है ऋणी होते हैं। अगला क्वेश्चन, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी किसके द्वारा, किस समिति के द्वारा? राज समिति के द्वारा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में हम लोग वुड डिस्पैच 1854 को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? यहाँ पे वर्ष होगा, किस वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1956 में। यूजीसी जिसको कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है?
मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, भरतनाट्यम, जो कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ठीक है, कौन? तो मृणालिनी साराभाई, और उन्हें अम्मा के तौर पर भी जाना जाता था। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट भी पूछा सकता है कि किस नृत्यांगना को अम्मा के नाम से जाना जाता था, तो वो थी कौन? मृणालिनी साराभाई, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान और उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था, तो इसलिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी? खालसा पंथ की जो नींव है वो किस सिख गुरु ने डाली थी? तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी 1699 में, ठीक है, 1699, ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बनता है कि अष्टांगी मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगी मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो आपको ये पता होगा कि ये पिछली बार का जो एग्जाम्स था बिहार एसआई का, पेटी में भी क्वेश्चंस ये पूछा गया था, अष्टांगिक मार्ग। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा, यह नियम है। यानी 8वां तत्व, तो ऊपर में आपने क्वेश्चन देखा था अष्टक सिद्धांत, ठीक है, तो न्यूलैंड्स का अष्टक नियम यही होता है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए ये डायरेक्ट जो कि परिभाषा और ये पूछा जा सकता है इसी तरह से, ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त यानी कि ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? ग्रेट सर्किल का उदाहरण सिंपल सी भाषा में हम समझे तो ग्लोब बनाइए, ग्लोब पर देखिए कि सबसे बड़ा वृत्त क्या खींचा जा सकता है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा वृत्त बीचों बीच से, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। आई होप कि ये पॉइंट्स आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। सबसे पहले तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। देखते हैं कि आज आपने कितना स्कोर किया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, क्योंकि रोज़ाना आपको इसी तरह की एक मॉक टेस्ट दी जाती है। साथ ही साथ मॉर्निंग में आपको टॉपिक वाइज लूसन भी कराया जा रहा है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके पूरे लूसन बुक को काफ़ी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली ये काफ़ी हेल्प करेगा, तो आप बिल्कुल भी इधर उधर ना भटकें, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़िए और डेफिनेटली आपका एग्जाम्स निकलेगा। चलिए बात करते हैं क्यूज का क्वेश्चंस मैंने आपके लिए क्या लगा रखा है। तो क्यूज का क्वेश्चंस ये रहा, नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।